आई। तो बेटा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये भी तो आती है। आवाज़ फुल कर लिया ना फ़ोन की। हाँ अच्छा, इधर ध्यान दो। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा बातें नहीं। तो हमने आपको कल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, थोड़ा बहुत ही पढ़ाया होगा। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताते हैं। मैंने आपको कहा था कि भैया जैसे एक मॉलिक्यूल है, मान लो HF, सही है, एक और मॉलिक्यूल है HF, एक और मॉलिक्यूल है HF, ऐसे करके HF के हाइड्रोजन फ्लोराइड के कई सारे मॉलिक्यूल्स। तो एक हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ आपस में, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले फ्लोरीन के साथ बनाए बैठा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रौनक सुन रहे हो? ये वाला हाइड्रोजन इस वाले फ्लोरीन के साथ क्या बनाए बैठा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से HF और एक HF का मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ जाएगा? करीब करीब आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? इसी प्रकार ये H और EF भी बनाया बैठा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? हाइड्रोजन। समझ गए? बाकी तो हमने कल समझाया था। आप लोग लिखिए डेफिनेशन, लिखिए द वीक अट्रैक्टिव फोर्स, द वीक अट्रैक्टिव फोर्स which the weak attractive force which binds the partially positive charged hydrogen atom, partially positive charged hydrogen atom of one molecule, partially positive charge hydrogen atom of one molecule with the partially negative charge atom of some other molecule of same or different type, of some other molecule of same or different type। ठीक है? तो इसका पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन और इसका पार्शियली नेगेटिव फ्लोरीन आपस में क्या बना दिए? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स। आइए बेटा जल्दी आइए। कोई समस्या? लिखो कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली कंडीशन क्या है? सुनो, ये जो एटम है जिससे बॉन्ड बना है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। पहली कंडीशन लिखिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन, स्मॉल साइज ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, small size of atom bonded to hydrogen।
समझ गए? दो चीजें हैं, एक तो ये एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और इसका साइज क्या होना चाहिए, बॉन्ड अच्छे से होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद लिखिए बेटा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होंगी। अनन्या नहीं है क्या आज? कंप्यूटर क्लास आई थी? अरे देखो टाइप्स में बेटा पहला टाइप है, लिखिएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी लोग एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी मैंने आपको बताया था, HF तो देखो बेटा किसी मॉलिक्यूल का H और किसी दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है? या फिर कह दो कि H2O का बताया था मैंने, ये H2O का स्ट्रक्चर, एक और H2O का स्ट्रक्चर या एक और H2O का स्ट्रक्चर। तो इस H और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस H और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है किसी एक मॉलिक्यूल का H और किसी दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इंटरमॉलिक्यूलर है, जैसे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं एक स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में, है ना, वैसे ही इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स। तो लिखिए डेफिनेशन पहले तो, when hydrogen bonding exists between two molecules of same or different type, between two molecules of same or different type। आया समझ में? अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इसका जरा एक और एग्जांपल सब लोग देखो, ये तीन बनाइएगा, अगला हम समझा रहे कौन सा। बेटा ये जो एक पानी का मॉलिक्यूल और ये जो दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए पानी लिक्विड स्टेट में, ये मैंने कल बता दिया था। अब इसी में एक और चीज समझो, जैसे मैं कहूं कि भैया H2O है और एक तरफ एल्कोहल है, इथेनॉल का फॉर्मूला आता है ना सबको, CH3 CH2 OH। तो पानी का H और इथेनॉल का O आपस में क्या बना लेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी वजह से पानी में अल्कोहल घुलता है। पानी और अल्कोहल बहुत इजीली सोल्यूबल होते हैं ना, जिस भी प्रोपोर्शन में चाहो घुल जाते हैं। तो किस वजह से होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये तीन, ध्यान समझ गए? अब एक जरूरी बात बता दें, हमको ये बताओ अभी शुरू, HF पोलर है कि नॉन पोलर? पहले अरे हमको ये बताओ, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलर है। ये भी पोलर है, पानी पोलर होता ही है, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव। ये भी थोड़ी बहुत पोलैरिटी रखेगा, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं
और पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे समझते हैं? जिनका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट होगा। तो जिनका भी नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो पोलर होंगे, और पोलर होंगे और अगर उनमें हाइड्रोजन है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नहीं समझ पाए? तो पोलर मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन इन देम पजेस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आया? ये नोट करके लिख दो। पोलर मॉलिक्यूल्स दैट इज पुलिस आई तो हमको लगा कि आज धरे गए। किसी बच्चे ने कांड वांड किया होगा। चलो लेकिन एक कुछ अलग ही खेल। हाँ? हम नहीं, बच्चे, हम सीधे साधे आदमी क्या करेंगे? तो भैया हाँ लिखो, क्या बोला? पोलर मॉलिक्यूल्स that is those molecules which possess some net dipole moment, that is those molecules which possess some net dipole moment, ठीक है, possess net dipole moment, form intermolecular hydrogen bond, बस उनमें H होना चाहिए। ठीक है, बस उनमें H होना चाहिए। क्लियर है सबको? कौन समझ गए? तो ये इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा ये बताइए हमको, क्या अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? अब अमोनिया में हाइड्रोजन तो है, मतलब हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अब बस ये चेक करना है कि अमोनिया पोलर है कि नॉन पोलर है। अमोनिया क्या है? अरे पगलों, अमोनिया का स्ट्रक्चर मैंने ये बताया था, और मैंने बताया था कि अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो कुछ ना कुछ नेट डाइपोल आएगा ना। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नॉन पोलर है, ऊपर से उसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, और तो उसका मतलब उसका जो फ्लोरीन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नेट डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? कि जिनमें हाइड्रोजन प्लस कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा और किसमें क्या होगा मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। अब दूसरा टाइप लिखो, कोऑर्डिनेट को बनेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से। देखो बेटा, दूसरा टाइप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। आइए सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो इंटर में अलग अलग मॉलिक्यूल थे, इंट्रा में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा लेंगे। भैया देखो ये इसका नाम कल क्या बताया था? इसका नाम क्या बताया था? फिनॉल। क्या नाम है? अब बगल में लग गया NO2 ग्रुप, ये बगल में NO2 ग्रुप लग गया, सही है? या बगल में लग गया CHO ग्रुप, या कोई ग्रुप लगा दो जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और छोटे साइज वाला एटम, जैसे इसमें कार्बन के साथ कौन लगा है? तो भैया ध्यान देखो जब,
ऑक्सीजन का साइज छोटा भी होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो बगल वाला हाइड्रोजन ही इसके साथ क्या बना देता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड बन जाए तो इंट्रामोलिकुलर। आ गया समझ में? देख लो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट्स, when hydrogen bonding exists within the same molecule, when hydrogen bonding exists within the same molecule, it is termed as intramolecular। डायग्राम बना लीजिएगा। चलो इसके बाद लिखो, ये आ गया। अब हमने दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिए, अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे केमिस्ट्री में ये मदद करेंगे, ठीक है। जैसे आयोनिक बॉन्ड की मदद, जैसे आयोनिक बॉन्ड की मदद से Na+Cl- के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है क्योंकि नॉन पोलर कोवेलेंट है। उसी प्रकार अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी स्टेट में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में और फलाना चीज़ों में चेंजेस आएंगे। नहीं समझ पा रहे, मतलब ये टाइप ऑफ फोर्स है ना। तो लिखो इसमें, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग on the properties of substance, influence of hydrogen bonding on the properties of substances। ठीक है, तो पहला लिखिए इसमें मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट और याद करो। हाँ चलिए बताइए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH। अब आप लोगों को कल मैंने बताया था, याद करो, कि यहाँ से H हटा देंगे तो यहाँ पे माइनस विथ लोन पेयर आएंगे, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, मतलब रेजोनेंस होगा ना यहाँ पे। तो अगर वो तो एक चीज हो गई, तो ये देखिए, ये O और H हल्का सा पोलर है, O नेगेटिव होता है, H क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर एक और ऐसा ही CH3COOH ले लें, ये ठीक है, तो इस पे हल्का नेगेटिव है, इस पे हल्का पॉजिटिव है, इस पे हल्का नेगेटिव है, इस पे हल्का, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से CH3COOH के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके, दो मोल्स आपस में मिलके CH3COOH के मोल ट्वाइस का एक मोल बनाएगा। ये है डाइमर। क्या चीज है? डाइमर। मोनोमर सिंगल यूनिट, डाइमर मोनोमर की दो यूनिट्स। नहीं समझ पाए? इसी वजह से एसिटिक एसिड थोड़ा सा थिक होता है कंपैरेटिव टू वाटर, थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा स्लगिश होता है, जानते हो ना। मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली इसका बढ़ ही जाएगा अगर ये डाइमर बना रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही जाएगा इसका अगर डाइमर बना रहा है, मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। तो एसिटिक एसिड देखो, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट्स एज डाइमर, acetic acid exists as dimer because of intermolecular hydrogen bonding as shown। हाँ पहला लिखा, दूसरा लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
दूसरा लिखिए MP एंड BP, ठीक है। अब समझे, वैसे तो ये टॉपिक P ब्लॉक वाले चैप्टर में आपको फिर से मिलेगा, लेकिन अभी क्लियर कर लो, विश्वास देखो। हम कह रहे हैं कि भैया कहे सिया जी सुनो प्रभु, ठीक है। क्या ये ग्रुप 14 है? इस तरीके से नया पुराना आपका सबका SBBI ग्रुप 15, ग्रुप 16 कौन है? उस से टी को। फिर ग्रुप 17 कौन है? फिर कल बाहर आई अंटे। हाँ इधर देखो बेटा, अभी हम कहें इन सब के, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो इन सब के हाइड्राइड्स के बारे में समझते हैं। CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4 या PbH2 कोवैलेंसी 4 होती है ना इन सबकी। और ये भी मैंने बताया कि ऊपर वाले 4 शो करते हैं और नीचे आते आते 4 कम होता जाता है, 2 बढ़ता जाता है। इनर्ट पेयर होता है सबको, यहाँ D आ जाता है। ये वैलेंसी कितनी शो करेंगे? 3 और 5, 15 ग्रुप के है ना। नाइट्रोजन 3 शो करता है, फॉस्फोरस 3 के साथ 5 भी शो करता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं शो करता है क्योंकि नाइट्रोजन में वेकेंट D ऑर्बिटल इसमें होते हैं। ये 3 के साथ 5, 3 के साथ 5, 3 के साथ 5, 5 वाला घटता जाएगा, 3 वाला वही सेम। ऑक्साइड का हाइड्राइड कौन होगा? H2O, H2S। और फ्लोराइड का हाइड्राइड क्या होगा? HF, HCl, HBr, HI, इसको छोड़ दो। आओ तो हाइड्राइड्स की बात। अब हमको ये बताइए कि ये कार्बन, ये सारे पोलर है कि नॉन पोलर? अरे पोलर कोवेलेंट है कि नॉन पोलर कोवेलेंट है? नॉन पोलर कोवेलेंट है मीथेन, सबको पता है, इक्वली शेयरिंग हो रही है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट है तो इनमें तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात ही नहीं होगी, सही है। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऊपर से नीचे बढ़ेगा, लेकिन साइज के हिसाब से, और बहुत एबनॉर्मली नहीं बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास या साइज बढ़ रहा है। भाई इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसको मेल्ट करना मुश्किल या बॉईल करना क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ में। लेकिन अब इधर आओ, अमोनिया पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है, और हाइड्रोजन भी है, मतलब इसमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O पोलर है और H भी है, मतलब इसमें भी क्या होगी? HF पोलर है और इसमें भी क्या होगी? तो इन तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट नीचे वालों के मेल्टिंग पॉइंट से या बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? एबनॉर्मली हाई। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फाइन के बॉइलिंग पॉइंट से एबनॉर्मली ज्यादा होगा, समझ आया? पानी के बॉइलिंग पॉइंट H2S के बॉइलिंग पॉइंट से एबनॉर्मली, भाई पानी लिक्विड है, H2S गैस है, क्योंकि इसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या है? नहीं पल्ले पड़ा, अभी अपने हिसाब से लिखो, पूरा लिखोगे, लिख लो तो समझ में आएगा। आओ बेटा, सबको क्लियर है? बढ़े आगे। अब अच्छा, अब ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं कि H2O पानी क्यों है, H2S गैस क्यों है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है, और पेपर में बना के दिखा भी दें। तो ये हो गया भैया कि ये हो गया इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब अभी तक हम लोग को ये बात समझ आ गई है, सुनिएगा, कि पोलर कोवेलेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट है तो क्या है ना। अब लिखो
for non-polar covalent compounds, for non-polar covalent compounds, there exists van der Waals forces. Van der Waals forces, समझिए? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, वैसे ही टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट में पढ़ रहे हैं, बस हम एक बता दे रहे हैं। देखो जैसे हम कहें कि एक तरफ CH4 है, एक तरफ HCl, तो भैया CH4 नॉन पोलर है, तो एक CH4 दूसरे CH4 के साथ वीक वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा होगा। अब ये इतनी वीक फोर्सेस हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब नहीं आ पाते, जिससे ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, सही है। और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सबको आ गया समझ में? पक्का? अब ये वाला टॉपिक हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये मैंने HCl जो बताया है गलत बता दिया, HF को। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, एक चीज लिख लो चाहो, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वो Cl के साइज की वजह से। अब बेटा सभी लोग देखो, रौनक एक और चीज, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस बेटा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और ब्रैकेट में लिख लो एक और चीज, यहीं से एक और सवाल बन जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, टू बी प्रिसाइज 3.98 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4। आओ सभी लोग अब बोर्ड पे देखो जरा, एक मिनट हम आपको समझा के आए हैं। पानी पे बर्फ तैरती क्यों? क्यों तैरती है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो ऑब्वियस बात है। अब इसको यहाँ समझने की कोशिश करो। मान लो पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, अब पानी को किया जा रहा है ठंडा, और पानी को ठंडा करते करते पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हुआ, तो पानी कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने से डेंसिटी बढ़ी कि घटी? डेंसिटी बढ़ी, क्योंकि वॉल्यूम घटा। सीधी बात है, सही है। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी का एनॉमलस एक्सपेंशन होता है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे डेंसिटी क्या हो जाती है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 0, अभी है तो ये पानी, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बन जाएगा? Ml एनर्जी रिलीज करके, सही है। अब पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम होती है। इधर जाओगे तो भी डेंसिटी कम होगी, इधर जाओगे तो भी डेंसिटी कम होगी। इसीलिए आइस के मुकाबले पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए आइस पानी पे फ्लोट करती है। ये बात तो समझ आई गई। लेकिन अब इसको थोड़ा फिजिक्स की भाषा में मैंने बता दिया, अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझो। ये फिजिक्स की भाषा हो गई है भाई, MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, ML
एनर्जी रिलीज, डेंसिटी कम, डेंसिटी ज़्यादा, ये सब। केमिस्ट्री की भाषा में जो आइस होता है उसका स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो बर्फ है, आइस है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये ऐसा कुछ आइस का स्ट्रक्चर बनता है। मतलब HOH, आइस भी तो HOH ही है। तो ये HOH सब आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए बैठे होंगे, इसलिए एक H2O दूसरे H2O के क्या होगा, करीब होगा। बात समझ आ रही है? जैसे पानी में होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये आइस का टुकड़ा है और इसको हमें पानी बनाना है। तो जब हम इसको पानी बनाएंगे तो इसको गर्म करेंगे, या ये गर्मी खींचेगा। पहले ml एनर्जी खींचेगा ताकि वो 0 से 0 पानी हो जाए, फिर mc डेल्टा टी खींचेगा ताकि 0 से 4 वो पानी बन के आगे बढ़े, गर्म होता रहे। ये लोग तब आनी चाहिए थे जब वो ये पुलिस वाले एक आध होते और पकड़ते मारते तो समझ में आता है ना। आज वो दिखाई नहीं दिए, एक बार भी 6 बजे दिखते हैं ऐसे। तो ये जो आइस है, इस आइस को जब गर्म किया गया तो गर्म करने से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को वैसे ही वीक होता है। गर्म करने से तो कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट जाता है जो कि स्ट्रांग होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। तो होता क्या है, गर्म करने से हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर पड़ के टूटने लग गया। हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर पड़ के जब टूटने लग गया तो H2O और H2O और गर्म करने पे यहां तक आते आते अपने आप को ऐसा अलाइन करने लग गए कि एक कॉम्पैक्ट H2O बन गया। नहीं समझे? इससे मैं कह रहा हूं कि दो चीजों के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है, जैसे ये एक मार्कर है H2O, एक मार्कर है H2O, इन दोनों मार्कर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से ये दोनों मार्कर इतनी दूरी पे हैं। अब हमने क्या कर दिया, गरम करा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये करीब आ गए, जितना आ सकते थे और करीब आ गए, जिससे डेंसिटी बढ़ गई। नहीं समझ में? तो दूर थे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड था और वो केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से उतने करीब नहीं आ पा रहे थे। आइस पानी बना, हाइड्रोजन बॉन्ड गया, ये जितने करीब आ सकते थे आ गए। ज्यादा नहीं आते लेकिन थोड़े बहुत करीब आ जाते क्रिस्टल लैटिस में। आ गया समझ में कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों ज्यादा होगी। अब ये लिखवाएं, ये समझ गए हो? पहले तो अपने हिसाब से ये सब लिखो। आइस को गर्म करने से उसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लैटिस होती है, उसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एग्जिस्ट कर रहे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होते होते और करीब आ जाते हैं। जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होते होते और करीब आ जाते हैं, मतलब आइस के मुकाबले बहुत ज्यादा करीब नहीं, उतना की डेंसिटी बढ़ जाए। सही है? सबको आ गया समझ में? इसी प्रकार 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके 3.98 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी बढ़ जाए।